Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to discuss the previous year question from the unit 6, that is administration, welfare and the development services, प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएं. सो इस यूनिट से जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से. सो लेट स्टार्ट. बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे socialwork.eportal@gmail.com फॉर एनी क्वेरी एंड आल्सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़ और इसमें जो भी कंटेंट दिया जाएगा आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं. सो नाउ लेट स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018. द क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोशल कंटिजेंसी इज. सो कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई अचानक कोई आपदा आ जाती है, आकस्मिकता, उसको कंटिजेंसी बोलते हैं. तो सोशल कंटिजेंसी को यहाँ पर पूछा गया है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल कंटिजेंसी मतलब सामाजिक समस्याएं जो होती हैं, कोई आपदा आ जाती है तो उससे सुरक्षा को क्या बोलते हैं. 4 ऑप्शन दिए हैं: सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विस एंड सोशल सिक्योरिटी. सामाजिक कल्याण, समाज सेवा, समाज कल्याण सेवा या फिर सामाजिक सुरक्षा. तो जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं, कोई आपदा आ जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो उसको सुरक्षा को लेकर के उसको प्रोटेक्शन को बोलते हैं सोशल सुरक्षा. सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट विल बी राइट आंसर. Now the next question number 2. So this question asked in November 2017 and the question is the Employee Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act 1952 does not cover. ये जो एक्ट दिया गया है आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इनमें से क्या कौन सी चीज़ कवर नहीं करता है, विच डज नॉट कवर. सो इसमें जो कर्मचारी भविष्य निधि एंड विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत इसमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं है. पहला दिया है इंजरी कंपनसेशन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एंड ऑप्शन डी दैट इज प्रोविडेंट फंड. सो किसी भी एक्ट में जो कि अगर रिलेटेड है एम्प्लॉय से, सो उसमें जो 3 चीज़ें, प्रोविडेंट फंड होगा ही एंड पेंशन एंड दी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है. अगर इस एक्ट को आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी जो थ्योरी का वीडियो है उसको आप देख सकते हैं. सो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंजरी कंपनसेशन, दिस विल नॉट बी ए कवर इन दिस एक्ट बिकॉज कोई अगर चोट लग जाती है कोई छोटी मोटी तो उसको थोड़ी कवर करते हैं कोई बड़े एक्ट में. सो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वही करेक्ट होगा, चोट मुआवजा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली दिस इज द आंसर रीजन क्वेश्चन. सो इसमें पूछा गया है द डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर इज़ ए मैक्रो लेवल कॉन्सेप्शन. बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो विकासात्मक सामाजिक कल्याण है एक मैक्रो लेवल का एक अवधारणा है. एंड इसका जो रीजन दिया है, ये रीजन बोलता है कि डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटैम्प्ट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, मतलब संस्थागत परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है किसके माध्यम से, डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर के माध्यम से. सो यहाँ पर अभी कथन दिया है, कारण दिया है, देख सकते हैं, विकासात्मक सामाजिक कल्याण संस्थागत परिवर्तन करने का प्रयास करता है. तो ये सही है. और जब भी संस्थागत की बात की जाएगी, जब बात की जाएगी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की, तो दैट इज द मैक्रो लेवल. और इंडिविजुअल लेवल पर जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो. सो यहाँ पर दोनों ही सही है क्योंकि यहाँ पर मैक्रो की बात की गई है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात की गई है. सो दोनों ही सही हो जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी राइट. तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है आप इनको सभी को आप सॉल्व कीजिए और जैसे मैं इसका जो आंसर बताता हूँ उसके पहले आप पॉज करके अपना आंसर निकालिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके कितने आंसर सही हैं. उसके बाद आप लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं टोटल में से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. दिस क्वेश्चन आस्क इन जनवरी 2017. इसमें क्वेश्चन में असर्शन रीजन दिया है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है. सो द असर्शन दैट इज द सोशल प्रोटेक्शन आर इमर्जिंग एज अ की सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड फोकसिंग ऑन द सोशल सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन. इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो सोशल प्रोटेक्शन है, सामाजिक सुरक्षा है, ये दैट इज द इमर्जिंग एज अ की सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी.
इसका जो मेन फोकस है इसके माध्यम से पॉवर्टी को कम करना, एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सामाजिक सुरक्षा इंश्योर करना। तो इसका जो मेन फोकस ये है इसका सोशल प्रोटेक्शन का। और इसका रीजन दिया है कि यूनिफाइड अप्रोच इज इन रिस्पॉन्स टू दी परसीव्ड इंक्रीज इन दी वनरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन कांट इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन। मतलब इसमें बताया गया है कि जो यूनिफाइड अगर अप्रोच यूज़ करते हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण के तरीके से अगर हम कोशिश करें सोशल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें बताया गया कि ये इम्प्रूव नहीं हो सकता, दैट कांट बी इम्प्रूव। तो ऐसा नहीं है, अगर हम एक एकीकृत दृष्टिकोण ये जो अप्रोच है इसको यूज़ करते हैं तो ये सोशल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो रीजन दिया है ये गलत हो जाएगा। सो केवल इसमें एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So this question asked in December 2015, and which of the following method of social work is related to the process of transforming social policy into social welfare? So इसमें बेसिकली पूछा गया है कि सोशल पॉलिसी को सोशल वेलफेयर में जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सामाजिक कार्य में निम्नलिखित तरीकों में से कौन सी सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं, सोशल वर्क रिसर्च बोलते हैं, या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सोशल एक्शन, या फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोलते हैं समाज कल्याण प्रशासन। सो अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा। इसका आप आंसर बताइए क्या है। सो द आंसर दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही सोशल पॉलिसी को सोशल वेलफेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उन पॉलिसी को ज़मीन स्तर पर उसको लागू करते हैं वही सोशल वेलफेयर के रूप में, एक समाज कल्याण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बहुत सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जनवरी 2017। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स मैन इवेंट आर रिकॉर्डेड। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिकॉर्डिंग का फॉर्म है जिसमें जो मैन इवेंट होते हैं किसी भी घटना के उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो वहाँ पर जो रिसर्च करता है, तो फॉर एग्जांपल कि माल न्यूट्रिशन पर अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसमें जो भी डिफरेंट इवेंट होते हैं, जो घटना होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो यही पूछा गया है कि जो मैन इवेंट होते हैं उस घटना के वो किस फॉर्म में, रिकॉर्डिंग की कौन सी फॉर्म होती है, प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग होती है, या फिर समरी रिकॉर्डिंग, या रोल रिकॉर्डिंग, या फिर नैरेटिव रिकॉर्डिंग। सो इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। सो यहाँ पर अगर बात की गई मैन इवेंट की, तो मैन इवेंट केवल हमेशा ही समरी जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें ही ये इसमें दर्ज किए जाते हैं, या बोल सकते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर डैश दिया है, स्पेस दिया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। कैन बी डिफाइन एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कंडीशन ऑफ जॉब। मतलब जिम्मेदारियां, कर्तव्य और नौकरी की जो शर्तें होती हैं, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस रिकॉर्ड में परिभाषित किया जा सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में, या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर जॉब एनालिसिस। तो अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें बेसिकली डिफाइन की जाती है जो भी, मतलब जैसे कि जॉब है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कंडीशन है, ये सभी चीज़ें किस में निर्धारित की जाती हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी के विवरण में। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैन बी डिफाइंड एज दी रिटन रिकॉर्ड। जो भी रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा क्या कंडीशन है जॉब की, और पर्पज़ क्या है, ये सभी चीज़ें, स्कोप क्या होता है, आपकी जॉब का स्कोप क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं जॉब से लेकर के जॉब टाइटल वगैरह सभी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ। पंचायती राज सिस्टम को अगर हम समझें, इसको किस संदर्भ में समझा जा सकता है। ये बेसिकली पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर ग्रास रूट लेवल प्लानिंग के से रिलेटेड है। ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन डी दिया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत विकास, ग्रामीण विकास।
सो इसके बारे में आपने पूरा पढ़ा ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी, आप बताइए इसका आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2016 एंड द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, मतलब एक प्रकार के जो डिफरेंट वर्क होते हैं उनको ग्रुप करना एक ही, तो उसको किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में उसको क्या बोलते हैं? उसको जॉब क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन, या जॉब इवेलुएशन, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। सो आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं। सो यहाँ पर बात की गई ग्रुपिंग की, सिमिलर वर्क की, मतलब इसकी ये है कि उसका वर्गीकरण हो रहा है। वर्गीकरण क्या होता है? उसमें बेसिकली आप अलग अलग सेपरेट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन जो ऑप्शन 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन आस्क इन दिसंबर 2015 एंड इसमें पूछा गया है, बेसिकली ये एसोसिएशन क्वेश्चन है। एसोसिएशन दिया है, नेटवर्क्स टुगेदर विद शेयर नॉर्म्स, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग दैट फैसिलिटेट कॉपरेशन विद इन और अमॉन्ग ग्रुप इज नोन एज द सोशल कैपिटल। बेसिकली यहाँ पर सोशल कैपिटल की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि नेटवर्क का मतलब होता है यहाँ पर एक, बोल सकते हैं, एक लोगों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, विद द नॉर्म्स, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग उनकी एक जैसी होती है, और ये दैट इज फैसिलिटेट द कॉपरेशन, उनके बीच में बोल सकते हैं सहयोग बढ़ता है सभी चीज़ों से। किससे? वैल्यू से, अंडरस्टैंडिंग से, नॉर्म से, सभी चीज़ से। उसको ही सोशल कैपिटल बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक पूंजी बोलते हैं। सामाजिक पूंजी क्या होती है? किसी भी कम्युनिटी में रहने वाले लोग, जो लोग होते हैं वो शेयर करते हैं सभी चीज़ें, नॉर्म्स, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग्स, ये सभी, उसको सोशल कैपिटल बोलते हैं। सही दिया है। और इसका रीजन दिया है कि नेटवर्क और रियल वर्ल्ड लिंक बिटवीन ग्रुप्स और द इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, कम्युनिटी में रहने वाले लोग ये लिंक करते हैं, आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से, उसको ही नेटवर्क बोल सकते हैं। सो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दैट विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में पूछा गया, अ मैनेजर में डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें ये बताया गया है कि एक प्रबंधक बेसिकली इनमें से कौन सी चीज़ को छोड़कर किसी को भी सौंप सकता है? अथॉरिटी, वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंडिंग मीटिंग ऑफ टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट। सो ये आपको बताना है इनमें से मैनेजर में डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ को छोड़ नहीं सकता। सीधा सिंपल है, आपको ये बताना है। अथॉरिटी छोड़ सकता है, वर्कलोड छोड़ भी सकता है, अपने जो कलीग्स हैं उनको शेयर कर सकता है, अपने टीम मेंबर हैं उनको कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटेंडिंग मीटिंग, बट मीटिंग भी और किसी कलीग के द्वारा अटेंड की जा सकती है, बट जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं छोड़ सकता है मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दायित्व बोल सकते हैं उसको, उत्तरदायित्व। सो दैट विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज मीन बाय द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इसमें पूछा गया कि जो ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। इसमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। अ सिस्टम ऑफ गिविंग अथॉरिटी टू कैरी आउट जॉब को पूरा करने के लिए अथॉरिटी देना। अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टू डेवलप अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञों की टीम को निर्धारित करना, विकसित करना एक ऐसा सिस्टम। या फिर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव गोल्स, जो भी कोऑपरेटिव लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करना, यही सही होगा। क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन बाय द मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों से प्रबंधन का क्या तात्पर्य है। तो जो कोऑपरेटिव गोल होते हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को बनाना, उसको सेटिंग करना, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन आस्क इन जून 2015। The question that is the study and the review of past operating experiences। जो पुराने जो ऑपरेटिंग मतलब जो अनुभव होते हैं, या बोल सकते हैं उनका रिव्यू और उनका समीक्षा करना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग, अथॉरिटी, मॉनिटरिंग एंड दी एवेलुएशन। सो आपका इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बेसिकली उसको मूल्यांकन ही बोलते हैं, किसी चीज़ को रिव्यू करना, उसको स्टडी करना। पास्ट ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस मतलब जो चीज़ घटना घट चुकी है उसके बाद की चीज़ों को आप स्टडी करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, तो क्या बोलेंगे? उसको मूल्यांकन ही बोलते हैं। दैट इज द एवेल्युएशन। इफ यू डूइंग द स्टडी एंड द रिव्यू ऑफ द पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड एज द मूल्यांकन या एवेल्युएशन।
Now the next question number 14. This question, the evaluation done after the completion of the project is known as. बेसिकली कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई वर्क है, उसका पूरा हो जाना, उसका पूरा हो जाने के बाद अगर मूल्यांकन करते हैं, दैट इज़ द एवेल्युएशन. सो उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट एवेल्युएशन, या फिर पीरियोडिक एवेल्युएशन, टर्मिनल एवेल्युएशन एंड दी ब्लॉक एवेल्युएशन. देखिए, कंकरेंट एवेल्युएशन होता है समवर्ती, मतलब जब कोई घटना घट रही है उसी के दौरान. पीरियोडिक एवेल्युएशन मतलब कोई भी इवेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसका टाइम ड्यूरेशन टाइम अगर 1 साल है फॉर एग्जांपल, तो उसको 2 महीने में, हर 2 महीने में उसको एवेल्युएट करना, चेक करना, उसको पीरियोडिक एवेल्युएशन बोलते हैं. ब्लैक एवेल्युएशन मतलब होता है कि लास्ट में, मतलब डिफरेंट, और जो ऑप्शन सी दिया है टर्मिनल एवेल्युएशन, ये सबसे लास्ट में होता है. जब कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में लास्ट में उसको एवेल्युएट किया जाता है. उसको टर्मिनल या बोल सकते हैं टर्मिनेशन पॉइंट, तो वो जो होता है उसको ही टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. दिस क्वेश्चन आस्क इन दिसंबर 2014. दी असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन में दिया है कि रिकॉर्ड्स शुड नाइदर टू बी लॉन्ग और द नॉट शॉर्ट, एंड द रीजन दैट इज देयर शुड बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फॉर्मिटी. इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, मतलब एक जैसी चीज़. सो यहाँ पर बोला गया है कि जो रिकॉर्ड होने चाहिए बहुत बड़े, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ना ही बहुत छोटे होने चाहिए. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टडी करने जाता है, रिसर्च पे करने जाता है, तो उसके जो वो रिकॉर्ड करेगा, जो भी कलेक्ट करेगा डेटा, जो भी उसके डेटा होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि उसको एनालिसिस करने में उसको प्रॉब्लम हो. बहुत छोटे होने चाहिए ताकि उससे वो कोई कंक्लूजन निकाल ही ना पाए. तो दैट शुड बी इन बिटवीन, नॉट शुड बी नॉट लॉन्ग और नॉट शॉर्ट. सो सही दिया गया है इसका. देयर शुड बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फॉर्मिटी. डेटा में हमेशा ये कुछ इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, मतलब तभी वो लिंक कर पाएगा डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ. तो दोनों ही सही दिए गए हैं. सो बोथ आर राइट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के अधिक विकेंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत के परिणाम स्वरूप नहीं होता. 4 ऑप्शन दिए हैं. इंक्रीज मोटिवेशन अमॉन्ग दोज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन. डिसीजन लेने के लिए मोटिवेशन को बढ़ाना. एंड ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मतलब कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो उसमें ज़्यादा स्थिरता आती है. अगर आप, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप सिस्टम में, मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, मतलब जैसे कि अगर एक ग्रुप है, एक बोर्ड है, उसमें 4 लोग हैं, उसमें आप काफ़ी लोग कर देते हैं, जो नीचे की कलीग है या फिर उसके नीचे जो काम करते हैं, सभी लोगों को आप ग्रुप में डाल देते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, उसमें काफ़ी लोग हो जाएंगे. तो यही पूछा गया है इसमें से कौन सा सही होगा. सो ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन दी डिसीजन मेकिंग. अगर एक ग्रुप में ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा लोग डिसीजन लेंगे तो क्या इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, स्थिरता रहेगी? नहीं रहेगी. तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. और दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ स्किल अमंगस्ट द जूनियर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम. ये भी ठीक है कि अगर ज़्यादा लोग को आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो जो जूनियर होंगे उनमें भी एक स्किल डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो सीनियर के साथ काम करेंगे. और एन इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड. जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इसमें जो जूनियर सीनियर सभी लोग होंगे या सब अपना अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. सो जो सही है सभी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनके डिफरेंट ओपिनियन होंगे, तो डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या होगी. तो इसी वजह से इसमें कंसिस्टेंसी स्थिरता नहीं रहेगी. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. अ मैनेजर मे डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. आपको बताना है इनमें से कि क्या चीज़ को छोड़ सकता है. एक चीज़ को, अथॉरिटी, वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंडेंस और मीटिंग. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस चीज़ को वो नहीं छोड़ सकता है. फॉलोइंग एक्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मीन बाय द टर्म एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. मतलब कर्मचारी सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है इसका. एक ऐसा प्रोसेस विच गिविंग एम्प्लॉयज़ ग्रेटर ऑटोनॉमी. उनको ज़्यादा स्वायत्त मिलता है, ऑटोनॉमी मिलती है निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग पावर.
एक ऐसा सिस्टम दैट इनकरेज वर्कर्स टू मूव मोर फ्रीली विद इन दी वर्कफोर्स, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है स्थानांतरित होने में, प्रोत्साहन मिलने में। और उसके अलावा ऑप्शन सी दिया है अपॉर्चुनिटी टू शेयर दी कंपनी प्रॉफिट, कंपनी में जो भी मुनाफा हो रहा है उसको शेयर करने का अवसर मिलता है। तो ये अफकोर्स ये तो कभी नहीं हो सकता। अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ लीडरशिप दैट रिलाई ग्रेटली ऑन कंट्रोल, नेतृत्व की एक औपचारिक प्रणाली जो नियंत्रण पर बहुत निर्भर करती है। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या है, इसमें कौन सा सही होगा। ये अगर हम एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट करते हैं, उनको सशक्तिकरण करते हैं। सो इसका राइट आंसर वो होगा, बताइए आप कौन सा सही होगा आंसर। इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आप कर्मचारियों को एम्पावर करेंगे, जब उनमें सशक्तिकरण करेंगे, तो एक अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑटोनॉमी देंगे तो और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास बढ़ जाएगी। तो क्या ये इसको बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। अगर उनको अधिकार ज़्यादा मिलता है, उनको स्वायत्ता मिल जाती है, निर्णय लेने की शक्ति मिल जाती है, तो उनमें एक पावर बढ़ जाती है डिसीजन लेने की, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द पॉलिसी स्टेटमेंट, सो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नीति विवरण का संज्ञान लेना चाहिए। एंड नीति निर्णय लेने की रूपरेखा है, मतलब पॉलिसी इज द फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए ये बेसिकली जो क्या है, पॉलिसी क्या है, फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा है। तो ये सही है, ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो रीजन दिया सही है। असर्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट, नीति विवरण का संज्ञान लेना चाहिए, किसके माध्यम से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। तो ये भी सही है, दोनों ही इसमें सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिस क्वेश्चन asked in November 2017 according to the Robbins major function of communication in the group, रॉबिन के आधार अनुसार इनमें आपको ये बताना है कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं इन अ ग्रुप, कौन कौन से हैं। कंट्रोल, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड द इंफॉर्मेशन। तो ये भी सही है, तीनों ही सही है इसमें। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप में, तो ये तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दिस क्वेश्चन asked in July 2016 and the question is that is mobilizing resources are associated with, जो भी डिफरेंट रिसोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करना, संसाधनों को मूव कराना, इसमें से आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है। एडवोकेसी रोल, एडवोकेसी रोल तो ये काम नहीं करता ना, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मोबिलाइज कराना एडवोकेसी रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट रोल ये भी नहीं होगा। ब्रोकर रोल एंड दी प्लानर रोल, प्लानिंग तो पहले हो जाती है, जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो ये तो लास्ट में आएगा, तो ये रूटीन नहीं हो सकता। ब्रोकर रोल होता है, ये इसको बोलते हैं, ये सही होगा। जब भी आप रिसोर्स मोबिलाइज कराते हैं, सो ये किसका रोल होता है, ब्रोकर रोल। सो इसमें सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2015। सो यहाँ पर इस पर दिया यही फिल करना है। रिजेक्ट द आइडिया दैट अ स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप डोमिनेट कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो छोटा ग्रुप होता है, सजातीय ग्रुप मतलब एक जैसे, तो वो जो ग्रुप होता है वो डोमिनेट करता है कम्युनिटी में डिसीजन मेकिंग में। तो इसमें आपको बताना है ये जो आइडिया था किस, ये रिजेक्ट किया गया किस मॉडल में। 4 मॉडल दिए गए, इनमें से कौन सा मॉडल है वो रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि कोई छोटा ग्रुप कोई किसी भी कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट कर सकता है, उसमें निर्णय लेने में हावी हो सकता है। सो किसके कौन सा मॉडल है जो रिजेक्ट करता है इस आइडिया को। सोशल मॉडल, प्लूरिस्टिक मॉडल और दी लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल। ऑप्शन डी दैट इज द सोशल एक्शन मॉडल। तो कौन सा इसका सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा, प्लूरिस्टिक मॉडल। सो प्लूरिस्टिक मॉडल क्या होता है, बेसिकली आप बोल सकते हैं प्लूरिस्टिक मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द मोर देन वन सेंटर ऑफ द पावर, मतलब जो पावर होती है केवल एक लोगों के हाथ में नहीं होती है या फिर एक ग्रुप के हाथ में नहीं होती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो प्लूरिस्टिक मॉडल है ये रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि भाई कोई छोटा ग्रुप कैसे डोमिनेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। इसमें बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये प्लूरिस्टिक मॉडल है। सो ये थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक और है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जून 2015 एंड द क्वेश्चन दैट इज द, इस पे दिया आर द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरव्यूइंग द इंस्ट्रक्शन पैटर्न।
इंटरेक्शन पैटर्न में समझने और हस्तक्षेप करने के लिए पहला कदम है कम्युनिकेशन, सेंसिटाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑन दी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। सो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो कोई भी इंटरेक्शन पैटर्न होगा उसको अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरवीन करना, तो पहला स्टेप होगा कम्युनिकेशन ही। कम्युनिकेशन के माध्यम, संचार के माध्यम से ही पहला स्टेप लिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा दैट विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। So this question asked in June 2014. लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज आल्सो नोन एज, आपको ये बताना है लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसको बेसिकली ये इस थ्योरी में दिया गया था। सो अगर आप थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसको इजीली लिखा पाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं गैर मौखिक संचार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए। अगर आपको वैसे आप थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और द लीडरशिप, नेतृत्व, प्रबंधन, व्यक्तिगत विकास और जानकारी। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है इन्फॉर्मेशन से लेकर के, जानकारी से लेकर के। तो ऑप्शन नंबर बी बने जो इन्फॉर्मेशन है वो सही हो जाएगा। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, यूनिट 6 के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और उसके अलावा आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन, आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट 7 के क्वेश्चन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।